अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तमकिनत मंसूर। आपने मुझे रिसेंटली स्टैंड अप गर्ल में एज हिना देखा होगा। आज आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू आमना हु हैज़ बिन माय पर्सनल फेवरेट ऑन हॉट टॉक, और आप लोग समथिंग हॉट पे मुझे देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू वॉच मी एंड देन लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक आवर कन्वर्सेशन। Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching something hot and this is Hot Talk. हम जब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो रोना टेलीविज़न पे ऐसा लगता है बहुत आसान है। आई थिंक इवन एज पीपल इन दिस कंट्री रोना बहुत आसान है। एक तो ये कि हमारे सबके अंदर एक बहुत बड़ी मलका जज्बात पाई जाती है। दूसरा, वी काइंड ऑफ वेयर आवर इमोशंस ऑन आवर स्लीव एंड यू नो वी आर रेडी टू स्पिल एनी टाइम। हंसना जो है वो बहुत मुश्किल है और हंसाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, स्पेशली एट दीज टाइम्स वे हम सब सिनिकल हो गए हैं, डिसेंसिटाइज हो गए हैं, हम सब इंटॉलरेंट हो गए हैं। हमें मतलब है कि हंसना जो है वो अब एक बहुत बड़ा आर्ट है, ख़ास तौर पर जब आपके नाम के आगे एफ़ लगाओ। एफ़ क्या? फीमेल। फॉर वुमेन टू मेक पीपल लाफ इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। माई गेस्ट टुडे इज़ नॉट अ कमेडियन, शी इज़ नाउ अ वेरी यंग एक्टर, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको माना जाता है सोशल इन्फ्लुएंसर। तो बहुत सारे इनके फेदर्स हैं जो ये पहनती हैं। सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये अब एक्टर भी हैं, ये कॉमेडी भी करती हैं, ये डॉक्टर भी हैं। सो मेनी टाइटल्स गो एंड आई हैव विद मी तमकिनत वी जस्ट वॉच्ड इन स्टैंड अप गर्ल एंड यू वेयर सो मेनी डिफरेंट टाइटल्स। आज हम उन सब पे बात करेंगे एक एक करके, लेकिन पहला तारुफ जो है आपका, वो ये भी कहना नहीं सही होगा कि एज एन एक्टिविस्ट, लेकिन थ्रू स्टैंड अप गर्ल आई वुड से कॉमेडी राइट नाउ इज़ योर मेन स्टे। फर्स्टली तो आमना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और कॉमेडी, या इट हैज़ बिन लाइक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ माई करियर एज एन इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो अब एज मेन स्ट्रीम एक्टर भी, क्योंकि आई थिंक कॉमेडी के थ्रू लोगों से बात करना ईजी होता है, because it's easier to make people laugh and then make people understand something. Right. Or when I started social media wala sara scene, content creation back in 2017 actually, तो तब वो आप usually trends के साथ ही start करते हो. Right. तो ट्रेंड यही था कि आप मज़े मज़े की बातें करें, हाँ. या कुछ स्किट्स ऐसे करें और उसमें लोग हंसें, क्योंकि वो हंसते हैं तो वो एंटरटेन होते हैं, और एंटरटेन होते हैं तो दे वुड वांट टू वॉच मोर ऑफ यू, और फिर सुनने के लिए भी तैयार होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो वो बस वो चल पड़ा। और आगाज जो था इस सफ़र का वो सोशल मीडिया से हुआ। इंस्टाग्राम या पहले आपने अपना यूट्यूब पेज बनाया? पहले यूट्यूब। उस टाइम आई थिंक 2017 में इंस्टाग्राम शायद था भी नहीं। राइट। और बहुत टाइम तक मैंने इंस्टाग्राम पे मैं डालती ही नहीं थी अपना कंटेंट। वो सिर्फ मैं कभी कोई तस्वीर खींच ली, कभी कहीं चले गए तो उसके लिए था। लेटर ऑन व्हेन इंस्टाग्राम रियली स्टार्टेड टू वो इमर्ज एज द मेन प्लेटफॉर्म, और लोगों ने अपना कंटेंट डालना शुरू किया, देन आई स्टार्टेड टू पुट माय कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। पहले यूट्यूब और फेसबुक दो मेन होते थे। एब्सोल्युटली। तो ऐसा ऐसा बढ़ता गया आपका काम। बट इसके पीछे ड्राइव क्या थी, फोर्स क्या थी? बिकॉज अब हम कहते हैं ना, मजाक से भी अब कहते हैं कि यार जिसको फ़ोन दे दो हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन जाता है, हर बंदा सहाफ़ी बन जाता है, एवरीबडी हैज़ दैट पावर। आपके लिए व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स कि ये मैंने क्यों करना है? Because I always wanted to be an actor. अच्छा, you basically तो yeah in the beginning I wanted to be a singer. बचपन से मुझे पॉप स्टार बनना था। ठीक है। सिंगिंग एंड डांसिंग का बहुत शौक था वाला सीन। ठीक है। तो मुझे ये था कि भाई मैं तो फ्रेडी मर्करी की तरह स्टेज पे परफॉर्म करूंगी, ठीक है, और मैं टूर्स किया करूंगी इस तरह, और इतनी सारी आवाम होगी और वो सारे आगे चीख रहे होंगे और बेहोश हो रहे होंगे और मर रहे होंगे। तो आई वाज वेरी अटैच्ड टू म्यूजिक एंड एवरीथिंग। लेकिन और फिर मैंने कहा भी बीच में अपने पेरेंट्स को कि मैंने सीखना है, तो उन्होंने कहा बेटा तुम पढ़ाई करो, बाद में सीखना। ये माँ बाप बड़ा अच्छा लगाते हैं आगे। हाँ। और अब तो हम अब जब अपने बच्चे हैं तो अब हम और तरह से उनको बहलाते हैं, लेकिन व्हेन आई वाज अ किड तब यही होता था कि बेटा अच्छा ठीक है कर लेना, बाद में पहले ये कर लो। फिर उन्होंने कहा पहले वो हमेशा मैं इंटरव्यू में बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, वही सीन हुआ कि पहले उन्होंने कहा पहले डॉक्टर बन जाओ तो फिर कर लेना। तो और बनी आप डॉक्टर? फिर मैं जी आप बनी डॉक्टर। हाँ, फिर मुझे प्यार हो गया, फिर मैंने शादी कर ली, फिर मुझे बच्चों का बहुत शौक था। बहुत छोटी उम्र में प्यार हुआ आपको? हाँ, मतलब ऐसे 18-19 में प्यार हो गया, होना शुरू हो गया था। ठीक है।
मैंने सोचा कि शायद क्या यही प्यार है। हाँ. और मैंने ऐसे 22-23 में शादी कर ली थी। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट रियली वियर्ड व्हेन आई टेल देम, बट आई एक्चुअली मेट माय एक्स हस्बैंड शायद हम चौथी दफा अपने निकाह पे मिले थे। तो प्यार भी मैंने बस कहा कि हाँ बस इसी को शायद कहते हैं, हो गया तो इसके बाद तो शादी ही होती है। तो बस फिर मैंने शादी कर ली एंड आई रियली वांटेड टू हैव किड्स। फिर मैंने बच्चे कर लिए। हाँ. मैं मुझे याद आया कि यार मैंने तो कुछ और करना था लाइफ में, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो फ्रेडी बनना था। हाँ। तो फिर मैं अपने बहन भाइयों और कजन्स को कहती थी कि यार मेरे साथ मिलके ना कुछ वीडियोस, क्योंकि वो होता है ना बंदा जिसको सब कहते हो कि यार ये फनी है। फैमिली में कोई बंदा होता है कहते हैं यार अब इससे रौनक लग जाती है कि ये बड़ी रौनकी बच्ची बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो रौनक वाली बच्ची एक मैं मशहूर थी कि भाई आज नहीं आई तो आज मजा नहीं आ रहा और इस तरह का। सो और मेरी पूरी फैमिली, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत फनी हूँ। अब एक फैमिली का होता है, एक मिजाज ही ऐसा होता है। ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलते हैं वो कहते हैं अच्छा हमारा कहता तुम अकेली ऐसे, तुम्हारा तो पूरा खानदान ऐसा है। मतलब लिटरली जब मेरे ददयाल वाली साइड पे हम बैठे होते तो लग रहा होता है कोई स्टेज ड्रामा चल रहा है। तो मैंने कजन से कहा, मैंने कहा हम इतनी मजे की जो आपस में बातें करते हैं, हम इसी के ना अपनी दादी के कोई स्किट्स बनाते हैं ये। तो उन्होंने कहा यार हमने नहीं करना, तुम ही करो। भाई उनको तो नहीं शौक था बनने का। इवेंचुअली माई सिस्टर वाज लाइक कि यार आजकल तो स्नैपचैट आ गया है, तब नया स्नैपचैट आया था और उसके ऊपर तुम अलग अलग फिल्टर्स लगा के अलग अलग कैरेक्टर्स कर सकती हो, तो तुम हमारी जान छोड़ो, खुद ही करो। हाँ. तो मैंने कहा ठीक है। हाँ. और मैंने वो अलग अलग फिल्टर्स लगा के अलग अलग कैरेक्टर्स खुद ही से करने शुरू कर दिए। एक आधी वीडियो बनाई, उनमें से एक वो डॉक्टर पेशेंट वाली वायरल हो गई और बस मैंने कहा कि ये तो चल गया है, बस चलाओ। हाँ. ऐसे ही चलता है। कुछ एकदम कुछ चीज वायरल हो जाती है और वो चल पड़ती है, फिर एब्सोल्युटली काम चल पड़ता है। सो गोइंग बैक अ लिटिल बिट, आपने मेडिसिन पढ़ा, फिर अपना पूरा मेडिकल स्कूल किया, हर चीज। नाम यार आपके माँ बाप ने बड़ा मुश्किल रखा, आपका बड़ा खूबसूरत नाम है लेकिन बड़ा मुश्किल नाम है। मेरे माँ बाप ने अपने सारे बच्चों के साथ ये किया। जैसे बचपन में हम जाया करते थे कहीं सैर करने मरी वरी, तो हमें बड़ा शौक था कि हमारे नाम की भी कोई की चेन मिल जाए। तो आज तक नहीं मिली। मुझे अभी भी याद है एक वो की चेन वाला भाई था, हमने कहा भाई तमकीनत, शौर रसूल, शेर अफगन और अजानत। तो उसने कहा आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? हमने कहा नहीं हमारी यही नाम है। तो उसने कहा नहीं भाग जाओ, इन नामों के कोई नहीं है, ये कोई सना आयशा टाइप नाम है, ये इनके हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो हम पूरी जिंदगी ख्वाहिश ही रही, कभी आज तक की चेन नहीं मिली अपने नाम और सीपी वाली की चेन नहीं मिली। सवाल ही नहीं पैदा होता। बट आर्मी बैकग्राउंड? या माय फादर वाज इन आर्मी। और फिर हम घूमते घुमाते रहे हर 2-2.5-3 साल के बाद कहीं, और मैंने कोई 7-8 स्कूल हमारे चेंज हुए। और फाइनली व्हाट हैपेंड वाज दैट माय पेरेंट्स गॉट इनटू एन एक्सीडेंट। राइट। तो मेरे फादर का जो लेफ्ट वाला नी था ना, इट गॉट लाइक रियली बैडली डैमेज्ड। वो सारे लिगामेंट वगैरह सब स्मैश हो गया था। सो वो कैटेगरी डाउन हो गए। उसके बाद उनकी फर्दर प्रमोशन नहीं हो सकती थी। ही वाज अ मेजर एट दैट टाइम। और आई थिंक आई वाज इन क्लास 3 ऐसे कुछ था। तो तब मेरी फिर अम्मी ने कहा कि अब ये 4th-5th क्लास में जाएंगे, अब हम प्रमोशन तो होनी नहीं है तुम्हारी और हम जगह जगह फिरते रहेंगे, तो ऐसा करो कि तुम अर्ली रिटायरमेंट ले लो। क्योंकि माय मदर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये होता था कि जहाँ जहाँ अब्बू की पोस्टिंग होती थी वो कंपैशनेट बेसिस पे अम्मी की भी वही पोस्टिंग हो जाती थी, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी। तो लास्ट पोस्टिंग उनकी खारियाँ हुई थी। आपकी फील्ड क्या है तमकीनत? एक्चुअली मैंने एमबीबीएस के बाद 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स किए। एक मैंने फूड साइंसेस में किया और फिर मैंने एस्थेटिक मेडिसिन में किया। तो नाउ आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन। आई फाउंड दैट सो इंटरेस्टिंग दैट यू आर एन एस्थेटिक, बिकॉज़ यू नेवर ब्रिंग इट इन योर कॉमेडी। कभी हम या शायद लाया मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बड़ी कम इस पे बात होती है। I actually have a separate Instagram का account for my aesthetic practice. Right. तो उस पे मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती रहती हूँ, स्किन केयर और बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड लेजर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मेन स्ट्रीम पे मुझे पता नहीं, हालांकि सब मुझे कहते हैं कि तुम प्रमोट किया करो अपने आप को और लोग आएंगे और पेशेंट आएंगे। तो मैं कामचोर हूँ शायद बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ जितना ऑलरेडी काम है मुझे उतना ही ठीक है, बस मैंने सोना भी होता है। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं बस यही ठीक है। सो कम्प्लीटली आउट ऑफ द एंटरटेनमेंट सर्कल, कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने एक शॉर्ट फिल्म या कोई वेब पे थोड़ा सा काम किया। पिछले साल आपने किया काला डोरिया, जिसमें थी सना जावेद और जिसमें थे उस्मान। और उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंटली हमने आपको देखा स्टैंड अप गर्ल में, विच वाज ऑफ कोर्स अल्टीमेट फेवरेट, मेरा और हसन का अल्टीमेट फेवरेट ड्रामा। इट वाज सो गुड, इतना मज़ा आया। एंड हिना का कैरेक्टर ऑफ कोर्स वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। हाउ डिड यू गेट द रोल? मुझे काशिफ निसार जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे 2-3 साल पहले भी एक दफ़ा अप्रोच किया था। ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर वेब।
तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बीवी जो हैं वो आपकी देखती हैं वीडियोस और उन्होंने मुझे बताया। ओके। तो मैंने देखा तो मुझे मज़े का लगा, तो हम वेब पे कुछ इकट्ठा करते हैं। और मैंने कहा सही है। आई स्टिल रिमेंबर मैं बारी स्टूडियोज गई अंदर, मुझे नहीं पता था कि काशिफ निसार, मतलब मुझे ड्रामाज ऑफ कोर्स उनके, मतलब उल्लू बराए फरोख्त हैज़ बिन माय एब्सोल्यूट फेवरेट। तो मुझे नहीं पता था कि ये किसने डायरेक्ट किया हुआ, मतलब नाम नहीं मालूम था। मैं अंदर एंटर हुई, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये इनके ऑफिस में बड़े अच्छे अच्छे ड्रामों की पिक्चर्स लगी हैं, तो सारे मेरे फेवरेट ड्रामाज हैं। एंड इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन मुझे एकदम आई रियलाइज कि ये तो इन्हीं के ड्रामे हैं। मैंने कहा ओ माय गॉड, एक बहुत हाई फाई बंदे ने मुझे। तो तब मैंने कहा ये आपने ड्रामा, क्योंकि काशिफ भाई इज आल्सो सो हम्बल कि उन्होंने मतलब कोई अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया कि मैंने ये ड्रामे बनाया, ये बनाया, ये बनाया है। तो उन्होंने कहा जी ये मेरे ही ड्रामे हैं। तो फिर मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा ओ बहुत वैलिडेटेड फील किया मैंने। वो फॉर सम रीजन बिकॉज ही गॉट बिजी वो हो नहीं सका वेब वाला। फिर हमारी ऑन एंड ऑफ कभी ऐसे जैसे बात हो गई, कभी किसी इवेंट पे एक मुलाकात हो गई, ऐसे ही था। और अदील जो राइटर है इसके, उनके साथ मेरी जो दोस्ती, हम वी मेट, काम तो उनका मुझे हमेशा से पता था और पसंद भी था। वी मेट ऑन कमली का प्रीमियर आई थिंक। ओके। और फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, आपको जब एक तरह का काम आप कर रहे हो तो फिर आपकी हो जाती है। फिर मुझे ये ऑफर आई और मैंने कहा कि व्हाई नॉट, कि काशिफ निसार आपको ऑफर करें तो आप कौन नहीं कहते। बल्कि जब मैं आई वाज ऑन कालाडोरिया सेट, जब मुझे ऑफर आई, मुझे याद है कि एवरीबॉडी वाज लाइक ओह वाओ रियली, उनसे जाके कहना कि अच्छा, मतलब जीक्यू वाज लाइक कि यार उन्हें कहो हमें भी कास्ट करें। और मुझे बहुत मतलब उन्होंने वकार भाई के साथ भी मैंने उनको भी बताया, तो लाइक यार उन्हें कहो मुझे भी कास्ट करें। तो वो बहुत मतलब एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि चलो हर आर्टिस्ट भी चाहता है इनके साथ काम करना। हाँ, कि अच्छा काम होगा। आई जस्ट गॉट लकी, आई डोंट नो, अदील ने कहा कि हमने जब लिखा था हिना तो हमने सोचा था कि हम तुम्हें ही कास्ट करेंगे। मैंने कहा ये मजा आया हिना का रोल करके? हाँ बहुत मजा आया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑन द होल? इट वाज वेरी गुड। एक तो ये कि ऑल ऑफ द पीपल दैट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, सुहेल अहमद साहब और टीपू भाई और बाकी सब लोग, तो मैं और काशिफ निसार ऑफ कोर्स, मैं इतनी वो थी कि यार इतने बड़े बड़े लोग, पर लेकिन मेरे लिए हाईलाइट थी टू मीट अमानत चंद, because he has been my absolute favorite for like the longest time. Right. मुझसे कभी भी कोई पूछता ना आपके favorite comedian, आपके favorite artist, I always just say अमानत चंद। एक सीन था ना आपका जिसमें और वो भी सीन ये था कि मुझे पता चला कि कल हमारे सेट पे अमानत चंद ने आना है। और मुझे उन्होंने कहा कि आपका तो कल कोई सीन नहीं है तो आपकी छुट्टी है। And I was like what? मैंने अदील को मैसेज किया, मैंने कहा अदील यार ये क्या बकवास है, उन्होंने आना है और मुझे मैंने कहा आप मुझे वैसे ही बुला लें सेट पे, मैं वैसे ही आ जाऊंगी। तो फिर मुझे अदील ने कहा कि अच्छा मेरी बात सुनो, हमने उस सीन में ना तुम्हें भी लिख दिया है कि है ना चाय बना रही होती है, तो तुम घर में ही होगी ना, तो ये तो बल्कि काशिफ सर ने कहा कि सर उन्होंने जो सुहेल अहमद साहब को कहा कि सर देखो एने डायरेक्टर नाल डायरेक्ट राब्ता की कि भाई उन्हें लिखवाया है अपना कैरेक्टर कि भाई मैनू भी विच शामिल करो। तो वो सेट पे मैं यूं थी कि ओ माय गॉड, वो मेरे लिए सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना वो फैन गर्ल मोमेंट था मेरे लिए। तो क्योंकि एवरीबॉडी वाज, जिनको हम देख के हम बड़े भी हुए हैं, और मेरे लिए तो बहुत मतलब मैं तो आधा टाइम ऑस्ट्रक रहती थी कि अच्छा अब ये और उनको देखना। और ओवरऑल भी एवरीबॉडी वाज सो kind. It seemed so. Everybody seemed to be even having on a good time. Kaladoria set, all the cast, मुझे कभी भी नहीं लगा कि यार कोई outsider है या पहली दफा काम कर रहे हैं। The cast has been amazing. और सबके साथ मेरी फटाफट दोस्ती भी होगी और मैंने दोनों सेट्स पे बहुत एंजॉय किया है, especially on stand up girl, क्योंकि उस पे there was a lot to learn मेरे लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है आपके किरदार को लेके वो तो यही उठता है, और हर सबने पूछा ये सवाल कि भाई दो सूटर्स हैं, एक तो बड़ा ही खूबसूरत एक शायर है जो बातें बहुत अच्छी करता है और दिल जान से निसार है हिना पे, दूसरा जो है वो अब्बा जान का एक बड़ा यूजलेस साइडकिक है जो कुछ नहीं करता, एक गंदी सी टोपी पहन के बैठा रहता है और खोली में खुदा जाने पिछले से क्या हो रहा है। इतनी सारी टोपियां थी, गंदी नहीं थी वो, हर सीन में साफ टोपी पहनते थे। ठीक है आई कैन सी लॉयल्टी की तो जा रही है। तो वो हिना ने चुना, लेकिन राजू को तो समझ नहीं आई कि यार हिना ने क्या देखा राजू में। देखिए अब ये सवाल तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया और मैंने फिर राइटर से किया, ठीक है, अदील और अवैस से। मैंने कहा भाई लोग कह रहे हैं कि मिर्जे को क्यों नहीं चूज किया, आखिर मिर्जे में ऐसी क्या कमी थी। तो उसने कहा कि भाई देखो हिना इज
is a woman who has always wanted that kind of romance कि कोई बंदा मेरे ऊपर फिदा हो और मरे और ये, और उसको जिंदगी में कोई इस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं मिली। मगर बेचारा मिर्जा भी तो फिदा हो रहा था। लेकिन अब ये राइटर ने मुझे खुद कहा है, ये तो ये आप उनसे ये पूछ लें नेक्स्ट मेरे ख्याल से यू शुड इनवाइट अदील और उससे ये सारा पूछे। इज लाइक यार मिर्जा का जो प्यार था ना टुवर्ड्स हिना, इट वाज मोर ऑफ अ फ्लर्टेशियस थिंगी कि ऐसे बस जो ठरक टाइप एक सीन था। तो लेकिन राजू ने इतनी जिंदगी सिर्फ हिना के लिए, मतलब वो उस घर में रहता रहा है और घर वालों का एक किस्म का मुलाजिम बन के, वो कहती भी है कि वो पूरी जिंदगी आपके काम करता रहा है। मतलब वो उस तरह से बेकार और कोई काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो घर के काम करता था। सौदा लेके आ रहा है, कोई भी काम है तो वो राजू के जिम्मे है कि भाई तुमने करना है। तो because Raju dedicated his entire life to Hina. Yes, he did. कि मतलब which was borderline creepy as well, by the way. Yeah, it was. मतलब मुझे अभी भी याद है जब वो सीन था जिसमें वो कमरा खुलता है और वो देखती है, तो मैंने कहा भी, मैंने काशिफ सर से भी कहा, मैंने कहा सर ये अगर असल जिंदगी होता तो मैंने राजू में पर्चा कराना था। Exactly. उसके इश्क में मुब्तला Exactly. Stalker behavior like major. हाँ. लेकिन बस अब राइटर की ये तौजीह थी कि भाई इसलिए हिना ने उसको चूज किया कि उसने वो बहुत ही दिलो जान से हिना पे फिदा था और उसको ये अदा भा गई। हाँ ठीक है, fair enough भाई राइटर कुछ भी लिख ले और कौन होता है को रोकने वाला। हाँ भाई मैंने कहा ठीक है, मैंने कौन सा राजू को घर लेके जाना है, ठीक है सीन सेट हो गया, खत्म हो गया, इधर ही छोड़ के जाना है, ठीक है जो भी कहोगे कर लूंगी, बिल्कुल ठीक है। तमकिना, हाउ डिड यू सी द एंडिंग ऑफ द ड्रामा? आपको क्योंकि ओपन एंडेड है ऑब्वियसली, बताते नहीं है कि डुजारा एंड कबीर एंड अप टुगेदर और नॉट, हर एक आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आपकी क्या है? देखिए मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ हमें ना बहुत शौक होता है हैप्पी एंडिंग का, मुझे भी होता है। जब भी मैं कोई ड्रामा या कोई चीज़ देखती हूँ, कई दफ़ा तो मैं पूछती हूँ कि यार आखिर में बहुत कोई दुखी सीन तो नहीं है, मुझे पहले बता दो। तो हाँ, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि खुशी, फिर वो आखिर में खुशी खुशी रहने लगे एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन यूजुअली लाइफ में ऐसा नहीं होता। देयर आर सो मेनी पीपल हु जिनका लव अनरिक्विटेड रह जाता है, और फिर जिस तरह के सर्कमस्टांसेस थे ज़ारा और कबीर के, उसमें it could have gone anywhere. मतलब ये भी हो सकता था कि हाँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि कबीर said कि भाई you have a separate life of your own. I am not your entire life. ऐसे हम ड्रामा में दिखाते हैं ना, और हम असल जिंदगी में भी आई थिंक बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि ये एक बंदा मेरी कुल कायनात है, और हम इस चीज को प्रमोट करते हैं ड्रामास में, जो आई थिंक इज अ लिटिल डेंजरस। क्योंकि हाँ, आप किसी से, जैसे आपके बच्चे होते हैं, मुझे लगता है मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और लाइक दे आर माई एवरीथिंग, बट a single person is not your everything. Yeah, should not be. There's so much more to life. Like वो एक budding artist है, उसका एक अपना career है, उसकी अपनी फैमिली है, एंड वो उसको भी यही कहता है कि भाई तुमने बहुत कुछ करना है, तुमने बहुत आगे जाना है, एंड आई डोंट वांट टू बी अ हर्डल इन दैट। और कल को जब तुम कहीं परफॉर्म कर रही होगी और तुम्हें अपनी ऑडियंसेस में मैं कहीं नजर आऊंगा, तो मतलब एक तरह से वो यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हें देख के खुश होऊंगा कि तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया, तुम मुझे देख के खुश होगी कि मैं मतलब आई एम देयर फॉर यू। तो उस तरह की एक डायनामिक, आई थिंक इट वाज वेरी हेल्दी। I thought so too. I thought so. मैंने तो यही नतीजा निकाला इससे कि they're together, even if they're not married, they're still there for each other and they're together. Maybe they will get married eventually. लेकिन उसने अभी उसको भी टाइम चाहिए था कि मुझे ये there's a lot of mess around me. I have to like you know अभी इसको संभालना है. And there's so much that you have to do in your life. और अगर हम इस टाइम पे इकट्ठे हो जाएंगे, कभी-कभी वो कहते हैं ना कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, बस वक्त उस वक्त ठीक नहीं होता. तो it was not their time to come together as a couple. उन दोनों को थोड़ा टाइम अलग चाहिए था to sort their own lives, and I think it was completely okay. It was completely okay. Why do dramas like Stand Up Girl not get the ratings? इसकी क्या वजह है? जो हम कहते हैं जितना ट्रैशी ड्रामा हो उसकी इतनी व्यूज़ आते हैं, इतनी रेटिंग होती है, ट्रेंड कर रहा होता है. स्टैंड अप गर्ल वाज ब्रिलियंट कंटेंट, वो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, एवरी परफॉर्मर वाज ब्रिलियंट, देखने में मज़ा आता था, हंसता था इंसान, प्रोग्रेसिव था. यू नो मैं तो यही बात पे इतनी हैरान रही कितने हफ्ते कि यार एक ख़ानदान दिखाया हुआ जिसमें हर बंदा अच्छा है, इनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं ये और लोग. ये चीज़ बहुत लोगों ने नोटिस की. आई थिंक द फर्स्ट पर्सन टू मेंशन इट टू मी वाज माय मदर. शी वाज लाइक कि इसमें कोई देवरानी जेठानी वाला वो नहीं है, क्योंकि वो कहती हैं कि देखते हुए आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही होती है ऐसी चीजें, लेकिन ये ड्रामा देख के आपको वो एंजाइटी नहीं होती. आपको ये नहीं होता अच्छा अब वो खाने में नमक ज्यादा डाल देगी दूसरी के, या वो उसके कान भरेगी. हर बंदा दूसरे की के लिए अच्छा सोचता है. And I think it's so important to show that to people. Yeah, absolutely. क्योंकि हम ये realize नहीं करते, जो क्रिएटिव चीज़ें हैं ना वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत ज़्यादा. जब लोग जो देखते हैं ना
वो उस तरह somehow करना शुरू कर देते हैं। जितनी आप ऐसे रिलेशनशिप्स दिखाएंगे ना जब, तो लोगों के जहन में अच्छे गुमान आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। लोग इतने बदगुमान हो गए हैं एक दूसरे से, और उसमें बहुत बड़ा आई थिंक रोल है, क्योंकि हम ड्रामाज में इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं कि हर बंदा आपकी जड़ें काटने में लगा हुआ है। बिल्कुल, देवरानी बिल्कुल। जेठानी के लिए गलत कर रही है, दोस्त है तो वो आपको चीट कर रही है, बहन दूसरी बहन है तो वो दूसरी कर रही। मतलब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम ये भी दिखाएं कि नहीं, लोग अच्छे भी होते हैं, हो बिल्कुल। सकते हैं, और उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है टू बी गुड। बट व्हाट डू यू डू विद द फैक्ट कि जब आप ये दिखाते हैं तो उस पे व्यूज नहीं आते, और जब आप दिखा रहे हैं कि एक बहन दूसरी की जड़ें काट रही है उस पे व्यूज आ रहे हैं, तो ये क्या आवाम पागल हो गई है या देखने वाले क्या है? आई थिंक it's got a lot to do with how that thing is also promoted. मुझे लगता है कि हमारे चैनल्स जो हैं वो लोगों को प्रमोट करते हैं, प्रोजेक्ट्स को नहीं। और जो लोग, उन्हें लगता है कि अच्छा ये जैसे स्टार्स हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये हेजेमनी भी है कि वही लोग हमें ड्रामाज में भी नज़र आ रहे हैं, वही फिल्मों में भी नज़र आ रहे हैं, वही एड्स भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वही नज़र आ रहे हैं। तो वो हर तरफ जब आपको एक बंदा नजर आएगा तो उसकी उतनी ही फॉलोइंग मैसिव होती जाएगी। अभी कल एक पैनल का मैं पार्ट थी, उस पर भी यही बात हो रही थी कि चैनल्स लोगों को हायर एज एन एक्टर भी करना शुरू हो गए कि इसकी कितनी फॉलोइंग है, ऑफ कोर्स इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये तो इसको बहुत हीरोइन बड़ी बना लो। हकीकत है इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जरूरी नहीं कि जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है उसको अदाकारी भी आती है। ये नहीं कि उनका कंटेंट बुरा होगा, वो जो अपना कंटेंट बना रहे हैं वो हो सकता है बहुत अच्छा, और बिल्कुल, अच्छा ही होगा, तो उनको इतने बिल्कुल। लोग फॉलो कर रहे हैं और पसंद कर रहे नहीं, हैं। इसकी तो खैर वजह ये नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो मैं कहती हूँ भाई अगर हर हाँ, कंटेंट की ऑडियंस है तो ठीक है, अगर किसी के इतने फॉलोअर, कोई किसी को पसंद कर रहा है तो कर रहा है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन जरूरी नहीं कि फिर वो बंदा एक्टर भी अच्छा हो, बिल्कुल, या वो हर रोल में फिट होता हो। हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि अच्छा एक बंदा अगर एक रोल में हीरो बन गया है तो अब हर एक कैरेक्टर का हीरो वही होगा। हाँ, नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि चैनल्स प्रमोट नहीं करते ऐसे ड्रामा को बहुत ज्यादा जिनमें बहुत ज्यादा स्टार क्वालिटी, हालांकि इसमें भी सुहेल अहमद साहब थे, ज़ारा थी और बाकी, लेकिन आप ये सोच लें कि और जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा एकदम पॉपुलर हो गए हैं, तो शायद चैनल वो ज्यादा प्रमोट करता है, मुझे ये लगता है। यू थिंक प्रमोशंस में प्रमोशंस में भी है, और बाकी भी ये कि एक एलिमेंट ऑफ ड्रामा जिसमें बहुत ज्यादा हो, मेलोड्रामा हो। मुझे ये नहीं लगता कि लोगों को ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये स्टैंड अप गर्ल भी लोगों ने बहुत पसंद किया है, और बहुत फीडबैक मुझे, मतलब जहां जहां हम गए हैं लोगों ने यही सारी बातें की हैं कि बहुत अच्छा था और सारा कुछ था। व्यूज का आई थिंक के थोड़ा सा चैनल को इसकी प्रमोशंस पे और बेहतर ध्यान देना चाहिए था, थोड़ी और कास्ट के साथ शोज ऑर्गेनाइज करने चाहिए थे, क्योंकि आप देखते हैं अब तो ये एक ट्रेंड हो गया ना कि हर शो पे आपको फिर वो कास्ट नजर आती है, वो लोग नजर आते हैं। जितना ये ज्यादा होता है उतना ही लोगों को अटेंशन उनकी होती है कि अच्छा ये भी कुछ चल रहा है। तो आई थिंक अगर ये थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाता तो बेहतर हो सकता था काम। राइट। सो लेकिन खैर जो भी हुआ बहुत अच्छा था, हमने बड़ा एंजॉय किया, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अदील कुछ और लिखे हैं, वैस कुछ और लिखें, और काशिफ कुछ और डायरेक्ट करें। वो तो है बहुत बड़ा आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा इज योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, एंड योर एक्टिविज्म इज क्वाइट लाइक यू नो विजिलेंटली यूर एट इट। मतलब है कि डे इन एंड आउट कोई ना कोई इशू या कोई सब्जेक्ट या कोई बात ऐसी हो रही है। आजकल पैलेस्टाइन ऑफ कोर्स इज अ रियली सीरियस सब्जेक्ट दैट some people are brave enough to talk about online, ye wo. Now as a budding actor and somebody who's in the social media, not just a social media है, but you know एक mass awareness आ जाती है। somehow दुनिया अभी भी अलग अलग ही है ना, डिजिटल में फिर भी लोग समझते हैं थोड़ा प्रोटेक्टेड है, लेकिन जब आप टेलीविजन पे आते हो तो फिर हर बंदा आपको पहचानता है, हर चीज़ है। Is that going to change now, do you feel, or are you just going to stay the same, or do you have to be more careful now? I've been lucky enough कि मैं ऐसे ही लोगों के साथ मैंने काम किया और मेरी एसोसिएशन भी रही है जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मतलब मेरे व्यूज़ भी उनके साथ अलाइन रहे हैं। जैसे कि काला रुया की कास्ट में भी नादिया अफगन हैं, उस्मान खालिद भट्ट हैं, ZQ हैं, ये सब वो लोग हैं जिनके वैसे भी मतलब प्रिंसिपल्स मेरे साथ अलाइन करते हैं। सिमिलरली स्टैंड अप गर्ल में भी ये है, अदील है, काशिफ भाई हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, सब लोग, उन सब के साथ मेरे अपने जो पर्सनल और जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो सोशल व्यूज़ हैं, वो अलाइन करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखें, अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि मैं कोई प्रॉब्लमेटिक काम नहीं करूँगी। जो मुझे लग रहा होगा, जो मेरे एथिक्स और मेरे वैल्यूज़ के साथ
अलाइन नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी कि मुझे अपने वैल्यूज़ को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, देखिए पर्सन टू वेरी करता है। हर बंदा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल आपकी तरह सोचता हो। आपको हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट भी करना पड़ता है, उनके साथ काम भी करना पड़ता है, और यही प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आई विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट मैटर टू मी बिकॉज अदरवाइज आई लूज वर्क, I don't think that's going to happen because I've already said no to work that did not align with my values. Okay. So इसलिए like in what way? Story you didn't agree with, or the people you a didn't few agree campaigns I didn't do, a few scripts I didn't accept. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यूजुअली लोगों को किन चीज़ों का डर होता है कि हमारे पैसे, हमें पैसा नहीं मिलेगा, रोजी पे लात पड़ जाएगी, या फिर ये होता है कि सोशली हम इररेलेवेंट हो जाएंगे। जैसे आई डोंट इवन रिमेम्बर कोई था, कोई छोटा सा रोल कहीं ऑफर हुआ एंड मैंने मशवरा किया अपनी सीनियर एक्टर से, ही आप मशवरा करते हो, उन्होंने कहा देखो अगर पैसे अच्छे हैं तो कर लो। तो मैंने कहा देखें बात यह है कि एक तो ड्रामे में जो 6-7 महीने या 1 साल में जितने एक नए एक्टर को लोगों का होता है बड़े को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जितने मुझे पैसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, मैं एक कैंपेन से आराम से उतने पैसे कमा सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे ये इशू भी नहीं है कि मैं इररेलेवेंट हो जाऊंगी क्योंकि मैं नजर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है और पीपल गेट टू सी मी एवरी अदर डे, समटाइम्स एवरी डे। तो जब आपको ये, आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ एंड इट्स अ प्रिविलेज जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। जैसे जब लोग कहते हैं कि एक्टर्स क्यों फजूल ड्रामास कर लेते हैं, ये ना क्यों नहीं कहते, भाई वो उनका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है, उन्होंने अपने घर चलाने हैं, उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, तो वो क्या करें? अगर अच्छा कंटेंट नहीं बन रहा तो वो घर तो नहीं बैठ सकते ना, जाहिर बात है वो काम करेंगे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये प्रिविलेज है, I would call it a privilege. Yeah, बिल्कुल। कि it's not my only source of income. Primary source of income. Not even primary source of income. I'm also a doctor. I have a clinic of my own. I still practice. I'm a practicing doctor. Yeah. फिर मेरी social media के through एक है, presence भी है, and it's also a source of income. That is actually such a powerful part of social media that it has economically empowered people. Exactly, हाँ. You know, independent उनको कर दिया है, autonomy दे दी है। और सिर्फ ये नहीं कि आप कंटेंट मतलब एक्टिंग करके बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुकिंग कर रहे हैं, जो सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, जो कपड़े बना रहे हैं, जो ज्वेलरी बेच रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मतलब एक जिसे कहना चाहिए इकोनॉमिकली एक रेवोल्यूशन आया है। Absolutely, absolutely. तो इसलिए आई थिंक अगर आपके पास इतना प्रिविलेज हो फिर आपको हल्का काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम हो जो आपके दिल को छुए, आपको वाकई लगे कि हाँ ये ऐसा एक काम है जो मैं जरूर करना चाहूँगी, या ऐसे लोग हैं इनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, तो फिर आप कम पैसों पे भी कर लेते हो। फिर आप कहते हो यार ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये काम करना है। या तो कोई ऐसा स्क्रिप्ट आए कि आप कहो कि यार वाओ आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, स्टैंड अप गर्ल जैसे, या ऐसा रोल हो हिना की तरह का, फिर आप कहते हो कि यार श्योर। लेकिन अगर पैसे भी नहीं है और स्क्रिप्ट भी नहीं अच्छा, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, why would I do? And what happens when in this line of activism and having a voice, what happens when you start seeing problems within the industry? Because वो भी तो बहुत हैं। फिर उन पे as an actor, somebody from the industry, or as somebody who speaks up, वो तो फिर बहुत head to head वाली बात हो जाती है। वो अभी तक आया है वो अभी तक उस तरह का तो कोई नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि मैंने आई हैव बीन लकी, अभी मैंने 2 ही प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीम किए हैं और वो अच्छे लोगों के साथ ही मेरे अभी तक हुए हैं, मतलब अच्छे थे सब एवरीथिंग वाज गुड। द थिंग इज कि हम ये होता है ना कि कुछ दिनों पहले हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि हम ऐसा कंटेंट क्यों देखते हैं, टीवी पे ऐसा कंटेंट क्यों बन रहा है। जो बनाने वाले हैं ना, हम कहते हैं मिसोजिनिस्टिक कंटेंट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि बनाने वाले मिसोजिनिस्टिक हैं। जरूरी नहीं कि कोई बंदा मॉडर्न कपड़े पहनता हो और कोई खातून जिसने स्लीवलेस पहनी हो वो बड़ी प्रोग्रेसिव नहीं, जरूरी नहीं है। और कई दफा खवातीन, गाँव में बैठी खवातीन मैंने कई प्रोग्रेसिव देखी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी शलवारे के पीछे सरों पे दुपट्टे, वो जिंदगी वो बहुत प्रोग्रेसिव सोच की थी। उन्हें था पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है। तो मतलब बहुत खवातीन हैं जिन्होंने कभी अपने घरों में बेटों बेटियों में कोई तफरीक नहीं की और उन्होंने अपनी फैमिलीज को बहुत अच्छे तरीके से, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द कई बहुत प्रोग्रेसिव है जो आपको देखने में लगता है कि यार ये तो शायद बहुत कोई पसमानदा सोच के होंगे, क्योंकि हम जाहिरी शक्ल सूरत पे भी तो बहुत जाते हैं ना लोगों की। तो जरूरी नहीं कि जो शहर में रहता है और
जो मॉडर्न कपड़े पहनता है और मॉडर्न जी। ब्लो ड्राई बड़ा अच्छा कर लेता है, वो जी। प्रोग्रेसिव भी हो, जी तो बहुत सारे लोग जो इन अ पोजीशन ऑफ पावर हैं, they're extremely misogynistic, they have very regressive thought patterns, तो इसीलिए वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं। तो ये एक है I noticed कि stereotyping पे तो you did raise your voice about the typical पंजाबी character and every, तो कल वाले रिव्यू में मैंने भी कहा है कि 2 ऐसे ड्रामे शुरू हैं जिसमें पंजाबी कैरेक्टर जो है, मैं कहा यार पंजाबी कैरेक्टर के सर में परांदा ना हो तो वो पंजाबी कैसा? अब यू आर ऑल्सो अ पंजाबी, आई एम ऑल्सो पंजाबी। आई एम ऑल्सो अ पंजाबी। मैंने जिंदगी में पता नहीं शायद एक दफा परांदा किसी फैंसी ड्रेस में पहना मैंने था भी या क्या, कॉलेज के एग्जैक्टली। नॉट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद वेयरिंग बट एवरी पंजाबी डज नॉट वेयर अ परांदा। हाँ, और एवरी पंजाबी डज नॉट स्पीक द वे दैट जो ड्रामा में, और फिर उससे ज्यादा तो पश्तून कैरेक्टर्स का कैरिकेचर बनाते हैं। अभी मैंने वीडियो उस पे एक बनानी है इंशाल्लाह कि यू हैव टू शो देम एज बीइंग, एक चौकीदार है, उसने वो कोटी सी ऊपर पहनी हुई है, वो गोल गोल, और उसके बाद वो स्टूपिड है और वो इंतहाई जो है ना वो होमोइरोटिक किस्म के जोक्स कर रहा है जी। और जो सिंधी हैं वो बड़े बड़े मूछे हैं, वडेरे हैं या वो डाकू हैं जी। और तो इस तरह की चीजें हम दिखाते हैं और ये हम रियलाइज नहीं करते कि ये स्टीरियोटाइपिंग हमारी आवाम में कितनी दूर तक ये एक थॉट पैटर्न जाता है। आप परपेचुएट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। जितने आप लोगों से बात करेंगे वो कहेंगे कि नहीं हम तो पंजाबी नहीं बोलते, ये तो जरा पेंडू टाइप, मतलब ये कहाँ से लोगों ने सीखा? ये ड्रामों में देख देख के ही सीखा है ना कि शायद इसी तरह होता है। और इन चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी आवाम तो इसी में खुश होती है, यही देखना चाहती है, नहीं, आवाम आपकी बहुत स्मार्ट है, आप उसको जो दिखाएंगे वो देखेगी। और अगर चलें आप ये कहें कि एक सर्टेन परसेंटेज देखना भी चाहती है प्रॉब्लमैटिक, तो क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उनको थोड़ा सा एंटरटेन के साथ साथ एजुकेट भी करें कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि इतनी पावर है अगर मीडिया के पास और जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके पास, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उससे उनके पैसे बनने कम हो जाएंगे, पैसे भी वो उतने ही बनाएंगे लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी नेकियां भी कमा लेंगे, तो वो करना चाहिए आई थिंक। हाँ, नेकियां कमाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही है यार, वो तो है, स्टीरियोटाइपिंग भी होती है। बट वाज द इंडस्ट्री एज यू हैड इमेजिन्ड इट वुड बी? जो आपने काम किया काला डोरिया में, ये वो अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं मानती हूँ हर चीज़, मगर वाज इट लाइक एज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एज लाइक फ्लूइड एज यू हैड इमेजिन्ड कि यू नो? वेल ऑर्गेनाइज्ड तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आई वाज एक्चुअली वेरी अमेज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने किसी को कहा हो कि कल आपकी शूट है और फिर एकदम आप कहो नहीं कल आपकी शूट नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड कि वेदर के प्रॉब्लम्स होते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज्ड मुझे नहीं लगी। लेकिन वो भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस वेरी करता है। हमारे यहाँ असल में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फिर देखना पड़ता है। और जब आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, उन सब लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगियाँ हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने स्केड्यूल्स हैं। फिर एक्टर्स हैं जो एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। फिर अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे एक प्रॉब्लम आ गया तो वो सब सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर एक ने कहा कि आज आपकी 2 बजे शूट स्टार्ट होनी है, फॉर सम रीज़न वहाँ कोई मिसहैप हो गया और शूट 4 बजे स्टार्ट हुई और उन्होंने उसी दिन शाम का टाइम कहीं और दिया हुआ था, तो जाहिर बात है वो फिर सारा डिले हो जाता है। हाँ। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि ये चीज़ें मसले क्यों आते हैं। वैसे भी आई थिंक जनरली भी हमारा मिजाज कौम का थोड़ा लेड बैक है, हमें होता है यार कोई नहीं, 1-2 घंटे की खैर है, इतना तो एक्सपेक्टेड है। फ्लाइट के 15-20 मिनट आज जब मैं आई तो यू वर लाइक इतना तो एक्सपेक्टेड था कि मे बी इतना लेट तो हो ही जाएगा, 5-6 मिनट तो एक्सपेक्टेड था, लाइक ओके। तो ये हर जगह ही है, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है ये, क्योंकि मैंने एज अ डॉक्टर भी, मैं अभी तक भी काम कर रही हूँ, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अरसा काम किया, ये हर जगह है, ये हर जगह है। अच्छा, एज समबडी हु वर्क्स इन एस्थेटिक मेडिसिन, कितना प्रेशर है लड़कियों पे आजकल, और किस चीज़ का प्रेशर? बिकॉज टेलीविजन पे तो नज़र आता है कि एक प्रोटोटाइप है कि जो हीरोइन है वो गोरी होगी, वो पतली दुबली होगी, नाजुक सी होगी, लगेगा जैसे कभी ज़िंदगी में हवा भी उसको छू के ना गुजरी हो, और वो ब्लश भी करेगी और वो रोएगी भी खूबसूरत तरीके से। डज दैट फिल्टर डाउन टू द मैसेज? और आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग आते हैं वो कहते हैं कि यू नो फलानी हीरोइन की तरह की लुक चाहिए, या डज दैट हैपन? इट डज। प्लीज टेल मी कि who do people want to look like? People want to look like anyone जो के पॉपुलर हो और जिसके बारे में लोगों का ये ख्याल हो कि ये बहुत, मतलब वही वाले स्टीरियोटाइप्स के गोरा होना है और पतला होना है और बाल घने और बिल्कुल सीधे। मैं उन्हें समझाती हूँ, मैंने कहा भाई आई वर्क विद पीपल, किसी के बाल ऐसे नहीं होते, वो सब ने एक्सटेंशंस लगाई होती हैं और 4-4 घंटे बैठ के बाल बनते हैं और ऐसा नहीं होता।
जैसा आपको टीवी पे शक्लें नजर आ रही हैं या मैगजीन में नजर आ रही हैं वैसे नहीं नजर आती। और सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड एब्सोल्युटली हर स्किन पे टेक्सचर होता है, हर स्किन पे पोर्स होते हैं। लोग कहते हैं जी पोर्स बंद करने, वो पोर्स बंद नहीं हो सकते, वो खुले ही होते हैं, उनका मकसद है वो बंद हो जाएंगे तो आप नहीं सरवाइव कर सकेंगे। तो वो ही। और देखें हमारे इस रीजन में जो लोग रहते हैं उनके रंग सांवले इसलिए हैं क्योंकि हम में ज़्यादा मेलानिन है, क्योंकि हमने सन फेस करना है। जो भी कौमें सन वाले मतलब ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप, ज़्यादा टाइम गर्मी रहती है, वो सांवले होते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है उनकी स्किन। जैसे जैसे आप ऐसे इलाकों में जाते जाएंगे, वो तो बाद में कॉलोनाइजेशन के थ्रू गोरे हर जगह ही चले गए, वरना स्टार्ट में तो उस एरिया के लोग गोरे थे जिस एरिया में सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि मेलानिन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन एक्सपोजर के डैमेजेस से। जहां जहां ज्यादा मतलब गर्मी वाले इलाके थे, धूप वाले इलाके थे, वहां लोगों का रंग सांवला था। नेचर ने इंटेंड किया था। फिर क्योंकि अब 200 साल हमारे ऊपर गोरे हुकूमत करके गए हैं तो हमें लगता है कि दिस इज द एपिटमी ऑफ ब्यूटी, कि वो ऐसे सतुआ नाके हों और पतले और लंबे कद और चेहरे ऐसे पतले पतले और सीधे बाल और गोरे रंग। अब थे हम यहाँ, वो अब कहते थे कि भाई ये डस्की ब्यूटीज, यहाँ हमारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, हमारे काले काले बाल, हमारे सामने सामने रंग, एग्जॉटिक। तो वो एग्जॉटिसिज्म हमने छोड़ दिया। अभी भी बल्कि इवन पाकिस्तान में होता है कि जो टिपिकली हमारे रीजन की औरतें जैसी लगती हैं वैसी मॉडल्स को हम एग्जॉटिक समझते हैं। कि आजकल बड़ी एग्जॉटिक से एक मॉडल आई है, वो सामने से हम लाइक यूरोप के कौन से रीजन से आपका ताल्लुक है? दिस इज नॉट एग्जॉटिक, दिस इज नॉर्मल लुकिंग साउथ ईस्ट एशियन पर्सन। तो बस अब वो ये है कि पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर उतरते उतरते उतरेगा कभी, होपफुली। डू यू पुट व्हाइटनिंग इंजेक्शंस? अगर लोगों की डिमांड हो तो व्हाई नॉट। देखिए यूजुअली जो है ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा नॉलेज की भी थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा कमी है। अब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आपने गोरे होना है, अगर आप चाहते हैं आपका रंग साफ हो तो, और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अल्लाह का वास्ता है ये वाइटनिंग क्रीम्स लगानी छोड़ दें। मैं इतना हैरान होती हूँ कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स जब इन क्रीम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं कि यार आपको मरना नहीं याद। क्या खतरा है इन क्रीम्स में? दे हैव मर्करी एंड दे हैव स्टीरॉइड्स, और वो ना सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, वो उसको परमानेंटली डैमेज कर देती है। मतलब वो दोबारा नहीं आ सकती। इट्स लाइक आई एम्प्यूटेट योर हैंड, इट्स नॉट गोना ग्रो बैक। उसी तरह आपकी स्किन के ऊपर वो लेयर फिर दोबारा नहीं आती। वो शुरू में तो आप एकदम वो चिट्टे चिट्टे लगते हो, इसलिए बिकॉज योर सेल्स आर डाइंग। जो आपके ऊपर वाली लेयर के जो सेल हैं वो मर रहे हैं, और क्योंकि दे आर सो डिवॉइड ऑफ वो ब्लड सप्लाई, दे स्टार्ट टू लुक वाइट। तो आप गोरे चिट्टे लगने कुछ अरसे के बाद आपके चेहरे पे बाल भी निकलेंगे, आपको एक्नी स्टार्ट हो जाएगी, आपको हीट सेंसिटिविटी इतनी होगी। खवातीन मेरे पास आती हैं, कहती हैं हम चूल्हे के सामने नहीं जा सकते, हम कमरे में नहीं गर्मी में बैठ सकते। वो फ्लशिंग और रेड हो जाते हैं, और वो छाइयाँ जिसे मुलाजमा हम कहते हैं, वो पूरे पूरे मुंह लोगों के ख़राब हुए होते हैं। और उससे ज़्यादा ये डेंजरस है कि आपके हार्मोन्स जो हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। इनफर्टिलिटी इसके बाद लोगों में शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, आपका किडनीज है, आपका लिवर है, उसको तबाह करता है। तो प्लीज़ ये जो सस्ती क्रीमें गोरा होने वाली हैं ये मत यूज़ करें। अगर आपने वाकई में, अगर आपको शौक है, मैं कहती हूँ इंजेक्शन लगवा लो भाई, ये क्रीम है ना इस्तेमाल करो। क्यों? इंजेक्शन में कौन सी अच्छी चीज़ है? वो भी यही कुछ डाल रहे होंगे ना? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट मर्करी एंड इट्स नॉट स्टीरॉइड। वो बेसिकली असल में एक तो ग्लूटाथायोन जो है वो एज ए लिवर टॉनिक इंट्रोड्यूस हुआ था। वो शुरू में कैंसर के पेशेंट्स को लगता था कि भाई क्योंकि वो आपका लिवर को प्रोटेक्ट करता है। कीमो के जो पेशेंट्स थे उनमें ग्लूटाथायोन अभी भी दिया जाता है, और कुछ अर्से पहले तो रेगुलरली था। उससे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि अच्छा इससे रंग, क्योंकि जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन को जब लगाया तो उनके रंग लाइट होना शुरू हो गए। तो इट वाज बेसिकली अ साइड इफेक्ट ऑफ ग्लूटाथायोन। ओके, तो ये साइड इफेक्ट को फिर हमने अब ऐसे लाइक ओज़ेम्पिक इज द साइड इफेक्ट ऑफ उसका साइड इफेक्ट है कि आपका वेट लॉस होता है। तो अब उसको वो प्राइमरी जो है ना उसका वो बना के उसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो ग्लूटाथायोन आप अगर देखें, सिर्फ एस्थेटिक्स की एक ही जो पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, ये लगवा लूं या ये लगवा लूं, बोटॉक्स करा लूं, फिलर, आई ऑलवेज से सेफ इन सेफ हैंड्स। अगर आप किसी ऐसे बंदे से ट्रीटमेंट करवाएंगे जिसे काम आता होगा तो वो अच्छा होगा। अगर आप किसी नीम हकीम के पास जाएंगे। तो सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट्स क्या हैं बिटवीन अमंग्स वुमेन दीस डेज? लिप लेजर हेयर रिमूवल अभी तक एस्थेटिक्स में। हाँ, तो बाल ही इतने, और वो लोगों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। अब तो खैर एक नई वेव चली है कि इट्स ओके एंड इट्स नॉर्मल, और आई थिंक इट्स वेरी गुड कि ये नॉर्मलाइज थोड़ा किया जाए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, अब अम्मा मेरी मुस्टैश है, अम्मा मेरे बाल हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ, मैंने बचपन से बताना शुरू किया है कि भाई वी आर मैमल्स,
मैमल्स के ऊपर बाल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट Oh करने my के लिए। God, हम वहाँ से शुरू किया, we are Seriously, हाँ, mammals. यहाँ से शुरू किया। We are mammals. हाँ, हाँ. कि ये प्रोटेक्टिव है। तो अब वो उसने मुझे एक दिन मेरी बेटी आके कहा कि मेरी एक क्लास फेलो मुझे कही थी कि ओ माय गॉड योर आर्म्स आर सो हेयरी। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई एम अ मैमल, आई एम सपोज्ड टू हैव हेयर। एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड कि इसने उसको दिल पे नहीं ले लिया। वो बल्कि इस तरह से ले रही थी कि अम्मा देखिए उसको पता नहीं था। मैंने फिर उससे कहा इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो कम से कम छोटे बच्चों में तो ये नॉर्मलाइज And करेंगे। how normal is how early is safe? भाई छोटी छोटी बच्चियों की लोग वैक्सिंग शुरू कर देते हैं, मूछें उतारेंगे, क्या जरूरत है? क्या हो गया है? तो जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करता कोई बच्चा, तब तक आप प्लीज कुछ तजर्बे ना करें, बच्चों को ना छेड़ें और ना ही उनके सामने हम ना, हमारा प्यार मोहब्बत भी ऐसा होता है, अरे ले 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 इतनी मोटी, अरे ले ले ये तो मूछें देखो कितनी प्यारी मूछें। बच्चे को नहीं अच्छा, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। नहीं, आप फिजिकलिटी के अलावा प्यार कर लेना। आप वैसे कह दें कि हाँ तुम कितनी अच्छी माशाल्लाह बच्ची हो, तुम्हारी आदतें कितनी अच्छी हैं, और तुम, और ये नहीं कि मैं ये नहीं करती, मैं भी एक, हम इसी सिस्टम में पले बड़े हैं, तो जाहिर बात है मैं भी इस तरह के लाड करती थी अपने बच्चों के साथ। तो मैंने डिलिबरेटली कम किया ऐसी बातें करना कि नहीं, फिजिकलिटी के ऊपर लाड ना करें, क्योंकि हमें लग रहा होता है हम प्यार कर रहे हैं, बच्चा उसको इंटरनलाइज करता है। Absolutely, absolutely, absolutely. The dangers of physical love. physical love. There are also dangers of social media. हमने social media की अच्छाई की बात की है कि आवाज़ दे देता है, gives you a voice, gives you social income, social awareness, income, हर चीज़। मगर उसके बहुत बड़ा एक बहुत toxic trait भी है social media का, especially for women. How do you deal with that? Because you're so vocal on social media, on your Instagram, और जाहिर बात है trolling भी होती है बहुत। How do you deal with that? And how do you protect your children from dealing with that? कि वो देखते हैं कि माँ ट्रोल हो रही है, या मतलब what is the dynamic? देखिए मुझे I really wish कि किसी दिन मेरी कोई thick skin develop हो जाए, and I'm really in awe of the people who say कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो, मैं अभी तक आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मैं कोई इस तरह का कोई गंदा कमेंट, कोई घटिया कमेंट देख लूँ, मैं रात को लेटती हूँ तो मेरे जहन में वही, मतलब वो आपको चुभता रहता है, और मुझे ये होता है कि यार क्यों, वाई इतनी, वो जो कहाँ से आ रही है नफरत, और वो किधर से, वो हमारी सोसाइटी के अंदर ये कर्ब और ये पेन, इतना अरसा का ट्रॉमा जो है ना, वो अब वो जैसे गटर एक बंद हो जाए तो फिर जब वो उबलता है तो उसमें से वो सारा गंद बाहर आता है। तो इसी तरह आई थिंक ट्रोल्स का भी यही सीन है कि कहीं बहुत सारी अपनी पर्सनल जिंदगी के ट्रॉमे और कमियां और वो सारा कुछ अंदर वो गटर बन के एकदम उबल आता है, क्योंकि आपको पता है कि अगला बंदा, आप उसके फेस पे आप उसे कुछ, मतलब वो आपको कुछ कह नहीं सकता। कई दफा ऐसे अक्सर लोगों के ना अपने नाम होते हैं ना अपनी तस्वीरें होती हैं, आप कुछ भी कह सकते हो किसी को सोशल मीडिया पे जाके, एक नेमलेस फेसलेस अकाउंट के पीछे। What's the best way to deal with them? I think just delete and block. मुझे कुछ अर्से पहले जब बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था ना, I was like really getting affected, तो फ्रेंड ऑफ माइन सेड, उसने मुझे भेजी कुछ ना बल्कि रिसर्चेस जो ये कह रही थी कि देखें ट्रोल्स बेसिकली वांट अटेंशन। वो कहते हैं ना हेटर्स आर आल्सो फैंस, वो हिडन फैंस। तो अगर एक बंदा है जिसको 6 लोग भी फॉलो नहीं कर रहे और आपको 600,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाई वुड यू रिप्लाई टू दैट पर्सन, और आप अपने 6 लाख फॉलोअर्स की अटेंशन उसके ऊपर क्यों दिलवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ भेड़ चाल भी है। बहुत शुरू में मुझे किसी ने कहा था कि जब भी वीडियो के नीचे कोई नेगेटिव कमेंट आए उसको फौरन डिलीट कर दिया करो, क्योंकि किसी को नहीं भी बुरी लगेगी ना, वो कमेंट पढ़ेगा ना तो वो फौरन से वही शुरू कर देगा। क्योंकि हमारा एक साइकी है, सिर्फ हमारे रीजन के लोगों की नहीं, हर जगह एक ह्यूमन साइकी है कि आप जो होता हुआ देखते हो मोर फ्रीक्वेंटली आप वही करने लग जाते हो। और इसीलिए मैं ये भी कह रही हूँ कि आप अच्छी चीजें दिखाएं मेनस्ट्रीम मीडिया में, क्योंकि जो आप बहुत ज्यादा देखते हो आप वो करने लग जाते हो। बिल्कुल। तो मैंने शुरू में तो मैं जवाब देती थी और मैं अपसेट भी रहती थी और मैंने लंबी लड़ाइयाँ करनी और ये वो। जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और उसमें ये था कि द बेस्ट वे इज आप बिल्कुल अटेंशन ना दें और लोगों की अटेंशन भी ना दिलवाएं, डिलीट कर दें और ब्लॉक कर दें। एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने किसी ऐसे सोशल इशू पे बात की जिसपे मुझे एक दिन में कोई 100-150 बंदा ब्लॉक करना पड़ा, पर मैंने कहा भाई जब मुझे 10,000 लोग करने पड़े, कई दफा आपको ऐसी बात करते हो एकदम आप देखते हो आपके 500 लोग आपको अनफॉलो कर देते हैं। हम लोग ओके गन साफ हो रहा है, मैं कहती हूँ अच्छी बात है, मैंने ये बात कर दी। अब मुझे पता चल गया कि ये वो लोग हैं जो कि अब मैं और कोई अगर बात करती तो ये और ज्यादा, मतलब ये एंटागनाइज होके और बुरा भला कहते, तो अच्छा ये खुद ही चले गए। What you do when you express your opinions on your social media platforms, is that catharsis or does it create stress inside you? Is there a stress on that? Responsibility है, catharsis है?
आई थिंक इट गोज बोथ वेज। Both ways? कभी कभी थोड़ा कथारसिस भी होता है, कोई बात आपको बहुत चुभ रही होती है और आप कहते हो, आई थिंक वो रिस्पॉन्स पे भी करता है डिपेंड। अगर तो ऐसा रिस्पॉन्स आए कि लोग वाकई में कह रहे हो कि हाँ आप सही कह रही हैं और हमें भी लग रहा था कि इस पे बात होनी चाहिए, रिलीफ मिल जाती है। रिलीफ मिलता है कि चलो शुक्र है कि आई एम नॉट अलोन, और ये कि हाँ बाकी लोग भी ऐसा सोच रहे हैं और शायद आपको एक उम्मीद मिलती है कि ये बेहतर हो सकता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग उस किसी गलत चीज़ को डिफेंड करने आ जाएं तो फिर आपकी एंग्जाइटी और बढ़ती है कि यार इतने सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करें, तो ये कैसे क्या होगा। तो दोनों ही हैं। And is there like a method in how you choose what to talk about, या जो दिल पे लग जाए चीज़ वो बस बोलनी है? You no go areas हैं क्या? पाकिस्तान में रह के कैसे नहीं होंगे? पाकिस्तान में रह के तो कैसे नो गो नहीं है? एरियाज बहुत सारे हैं जिन पे आपको बहुत, और ये अब कुछ पिछले कुछ 10-1 साल में बहुत ज़्यादा हमारी जो सोसाइटी है पोलराइज भी हो गई है और बहुत डेंजरस, जैसे कहना चाहिए ना, डेंजरस हद तक हमारे लोग जो है ना वो पोलराइजेशन का शिकार हो गए हैं। पहले तो सिर्फ रिलीजन ही था जिसके बारे में बात करते डर लगता था, अब तो पॉलिटिक्स में भी अगर आप बात करें तो लोग मतलब बिल्कुल मैं हैरान होती हूँ कि यार घरों में इतनी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। और मैं बहुत दफ़ा ये कहती भी हूँ कि इट्स ओके अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक बंदे को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, दूसरे को नहीं करते, इट्स ऑल राइट। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बंदा 100% राइट हो। हमारे यहाँ जो शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है, हमें आइडियाज़ नहीं, हमें बंदे पसंद आते हैं और जो लोग हमें पसंद आ जाए हमें उनकी हर चीज़, वो कुछ गलत नहीं कर सकते, और जो लोग हमें नहीं पसंद आते उनका सब कुछ गलत होता है। ऐसा नहीं होता, और स्पेशली पॉलिटिक्स में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई बिल्कुल साफ और शफाफ हो और कोई बिल्कुल ही खराब हो जी। तो ऐसा नहीं है। और हाँ, लेकिन अब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि आप कहते हो कि यार छोड़ो ना ही करो इस बारे में बात, दफ़ा करो। कई दफ़ा होता है कि आप कहते हो यार नॉट वर्थ इट। ऐसा ही है। The things are getting tougher to talk about, for sure, बिल्कुल। एक taboo subject you picked on very well with Aftab. Ali Aftab. And the whole love guru scenario and talking about love and sex, it's not something that you hear on anywhere in Pakistan, but you guys did it very well. Was that like thought out first कि क्या करना है, या? मुझे लगता है in a country like Pakistan जिसमें there's so much love and sex going on all around all over the place, उसमें लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेके टची हैं कि इवन डॉक्टर्स अगर इस बारे में किसी फोरम पे बात कर रहे हों एजुकेशनल वे में, तो वो भी लोग कहते हैं ये क्या बेहूदगी और बेहयाई की बातें हैं ये वो। एंड इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे पॉर्न देखने वालों की तादाद दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा है जी। हमारा ना बहुत फॉल्स प्रिटेंस बहुत ज़्यादा है हम लोगों में। वो जैसे हमारे ड्रामा में भी जो हमने डिस्कस किया कि हर बंदा चाहता है कि वर्जिनिटी बस बरकरार रहे फॉरएवर, बरकरार शादी के बाद भी 6 बच्चों के बाद भी। तो देखें, बात करने का एक तरीका होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप बात कर रहे हैं तो आप कोई गंदे लफ्ज़ बोलें या आप कोई क्रास किस्म की गुफ्तगू करें। आप उसको एक, जैसे डॉक्टर लव में हमने किया, हमने कभी कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, एक आध दफ़ा शायद किया इससे पहले कि लोग कहेंगे आपने फलानी एपिसोड में इस टाइम पे ये बोला था। और हमने कभी भी कोई खुदा ना खासा कोई एनाटॉमिकल नेम्स यूज़ नहीं किए। तो उसके अलावा भी बात हो सकती है, और वो तो चले एक सार्कास्टिक सी एक चीज़ थी ना, एक मज़ा था, थोड़ा सा तंज भी था हमारे सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स पे कि हमारे किस तरह के मसाइल हैं और औरतों और मर्दों के मसाइल में डिफरेंसेस और ये, तो उसमें एक सार्कास्टिक एलिमेंट भी था। लेकिन आई वुड रियली वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट ऑन अ सीरियस नोट, कि जहाँ पे आप सीरियसली लोगों, क्योंकि मुझे लगता है एज अ डॉक्टर मैंने अपनी प्रैक्टिस में, और बिकॉज माई मदर इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो जो स्टोरीज उन्होंने हमें सुनाई हैं, इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है। एंड बिकॉज वी वॉच अ लॉट ऑफ सच थिंग्स, हम गोरों के पॉर्न और वो सब कुछ हम इतना देख चुके हैं कि हमें लगता है कि ये रियलिटी है। अब औरतें इस तरह के मसाइल के साथ आ रही होती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम्हारा ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, और हम उन्हें कहते हैं कि बहन तुम एक गोरी औरत नहीं हो, तुम्हारा हस्बैंड शायद गोरों का पॉर्न बहुत देखता रहा है तो उसको लगता है कि वो नॉर्मल है। हमारे यहाँ औरतें ऐसी ही होती हैं, हमारे यहाँ मर्द भी ऐसे होते हैं, उनके ऐसे ही रंग होते हैं, उनकी ऐसे ही एनाटमी होती है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ को आपने इतना टैबू बना दिया है कि एजुकेशनल बात भी नहीं कर सकते। तो एजुकेशनल बातों की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कई दफ़ा लोग नुकसान कर लेते हैं, अपना भी और अगले का भी। और बहुत सारे रिलेशनशिप्स के अंदर ये एक टसल रहती है जो हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं कि जी खामंद
को लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, बीवी को लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, जबकि वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, क्योंकि उन्होंने वो अफसानों में ये चीज़ें पढ़ी होती हैं, ड्रामों में देखी होती हैं और फिल्मों में देखी होती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद यही एक दुनिया है जो नॉर्मल है। हकीकत उससे डिफरेंट है और लोगों को वो हकीकत बतानी चाहिए ताकि वो अपनी नॉर्मल जिंदगियां गुजार सकें। लोगों को समझना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। तमकिनत, हाउ डू यू फील अबाउट कोक स्टूडियो दिस ईयर? बिकॉज बड़ी एक डिवाइडेड ओपिनियन चल रही है लोगों की। एक गाना उनका रिलीज हुआ है, कोक स्टूडियो के 15 साल हो चुके हैं। पर्सनली आई लव द सॉन्ग, आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक, सिंथ की एक वेरी वेल डन और इट वाज वेरी वेरी वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ कल्चर। और मैं हमेशा कहती हूँ आप वन ऑफ आवर बेस्ट कल्चरल एक्सपोर्ट्स, and not just music, I think the dresses or overall everything. I mean कोक हम नहीं पीते बिल्कुल भी, वो इसमें बात में कोई शक नहीं है, and we are very open about our support for Palestine and Gaza and against Israel and all of that. मगर what is your take on Coke Studio? देखिए, एक तो कोक स्टूडियो क्योंकि लास्ट ईयर इन सितंबर दे इनवाइटेड सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कि आप सेट पे आएं और आप आके देखें हाउ आर वी वर्किंग, और ये जाहिर इट वाज इन सितंबर, इट वाज बिफोर द जेनोसाइड स्टार्टेड एंड आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु वेंट टू देयर सेट्स एंड वॉच एवरीथिंग एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब देखें, उस वक्त तक उनकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट रैप अप हो चुकी थी, यानी कि वो अक्टूबर से पहले तकरीबन ये जो है ये पूरा बना चुके थे। अब ऐसा एक आर्टिस्ट है, एक बेचारा गरीब आर्टिस्ट जिसने कई डेकेड्स इंतजार किया है कि मुझे कोई ब्रेक मिल जाए, और उसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक ब्रेक मिल गया है फाइनली, और अब लोग उसका टैलेंट देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि ये उन्होंने पहले से शूट कर लिया हुआ था जेनोसाइड से। ऐसा नहीं हुआ कि आर्टिस्ट कोई सब कुछ हो रहा था उन्होंने कहा कि हाँ हम कोक स्टूडियो के साथ जो है ना वो फिर भी काम करेंगे, ऐसा नहीं था। वो पहले जो इतने साल कोक स्टूडियो चलता रहा है तो लोग खुशी से नाचते ही रहे ना कोक स्टूडियो देख देख के। अब आके मतलब लोग बॉयकॉट करें क्योंकि वो कोक का एज अ ब्रांड बॉयकॉट करें, मुझे जो बिल्कुल होना भी चाहिए, ठीक है, कोई शक नहीं है। ऑल्दो बीडीएस पे नहीं है, बीडीएस पे नहीं है, कोक भी नहीं है और पेप्सी भी नहीं है, बीडीएस पे नहीं है, बल्कि पेप्सी हैज बिन वेरी, आई थिंक अभी उन्होंने सोडा स्ट्रीम खरीदी है जिसकी वजह से लोगों ने विलिफाई क्या मतलब उन्होंने कहा कि गलत डिसीजन है, जो कि है भी गलत। उससे पहले तो पेप्सी की कोई मेरे ख्याल से कोई फैक्ट्रीज कुछ नहीं थी, ऑक्युपाइड टेरिटरी में थी भी नहीं। लेकिन ये कि क्योंकि वर्ल्ड वाइड बॉयकॉट हो रहा है कोक का, तो जाहिर बात है फिर हम भी कर रहे हैं। बीडीएस वालों ने अभी तक नहीं डाला उसको, ना कोक को ना पेप्सी को अपनी लिस्ट पे, लेकिन सब कर रहे हैं तो हम भी बॉयकॉट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अब देखिए, बात यह है, पहली बात तो ये कि सीजन पहले से शूट हो चुका था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिन आर्टिस्ट को इतने अरसे की मेहनत के बाद, जो पता नहीं कहाँ कहाँ, सिंध में, कहीं बलोचिस्तान में, कहीं और बहुत दूर दराज के इलाकों से हैं, मेरे ख्याल से कम उन आर्टिस्ट को आप बुरा भला ना कहें, उनका कोई कसूर नहीं है। ना तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट था कोक के साथ वो ये जेनोसाइड स्टार्ट होने से पहले का साइन हो चुका था, उनका काम जेनोसाइड स्टार्ट होने से पहले खत्म हो चुका था, और अब आके उनका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि कोक इसको कब रिलीज करेगा। लोग कह रहे हैं अभी रिलीज ना करते, तो भाई ये किसी के हाथ में नहीं था, डिलेड रिलीज है, क्योंकि इसकी मुझे याद है जब लास्ट ईयर सितंबर में बुलाया था तो वो कहते कि हम 1-1.5 महीने में इसको रिलीज कर देंगे। उन्होंने ऑलरेडी काफी डिले किया कि शायद शुरू में हमें भी उम्मीद थी कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेहतर नहीं हुए और वो मजीद ख़राब हो रहे हैं। अल्लाह करे कि जल्दी सीज फायर हो जाए और ये कत्लो गारत बंद हो। बिल्कुल। लेकिन ये है कि कम से कम आप आर्टिस्ट को इस तरह से बुरा ना कहें, उनको शेम ना करें, उनका कसूर नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखें, एक ब्रांड जब कोई शो चलाता है तो उसका मकसद ये होता है ना कि लोग ये शो देखेंगे और फिर हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। आप प्रोडक्ट ना खरीदें, लेकिन आप ऑलरेडी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लाजमी ये शो देखें या आप ना देखें, वो आपकी मर्जी है। बॉयकॉट करना या ना करना हर बंदे का अपना राइट है। मैं कर रही हूँ बॉयकॉट, कोई नहीं कर रहा तो मैं उसको शेम करना मुझे नहीं लगता मेरा बनता है, ठीक है, मुझे लगता है करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा, उसकी अपनी सोच है, लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। आपने शो नहीं देखना, आप ना देखें। आपने कोक स्टूडियो नहीं देखना, आपने बॉयकॉट करना है, बाय ऑल मीन्स डू इट। लेकिन आप आर्टिस्ट को बुरा भला ना कहें, उनको शेम ना करें। They had no way of knowing कि ये जेनोसाइड होगा। उनके कॉन्ट्रैक्ट पहले के साइन थे, उनका काम पहले का खत्म हो चुका था, और जाहिर बात है इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट कि उनका काम है वो उस काम को प्रमोट भी करेंगे क्योंकि उनकी मेहनत है। वो दिखाएंगे कि देखिए मुझे इतने अरसे बाद एक ब्रेक मिली है, मैं एक स्टोरी इतनी जैसे आई जो है मैं उस दिन देख रही थी, द सिंगर वाज टेलिंग द स्टोरी कि हाउ इट वाज अबाउट हिज मदर एंड इट वाज सो मतलब इतनी वो हार्ट वार्मिंग स्टोरी थी।
तो आई थिंक कि अगर वो आर्टिस्ट अपनी बात कह रहा है उसे कहने दें, आप ना सुने, लेकिन उसको शेम ना करें ये इस बात के लिए, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है. That's my take on it. बिल्कुल. No, I agree. And an artist isn't just the person who's performing. There are artists who are on set designers हैं, technicians हैं, composers हैं. I mean, there's such a And big I team. saw it with my own eyes. The sets were so amazing. Yeah. इतने प्यारे प्यारे, और जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं, जिन्होंने मेकअप किया है, जो बिल्कुल. डांसर्स हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, जिन्होंने पूरा का पूरा वो खड़ा किया, तो ठीक है. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि देखें, लोग कहते हैं कि कल्चर प्रमोट हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक. आप कोई ऑल्टरनेटिव लेके आएं. जैसे देखिए कोक के ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास गोरमे कोला है, नेक्स्ट कोला है, लोग पी रहे हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए. फिर ठीक है, आई वुड से कि हाँ, जो दूसरे कोलाज हैं या जो दूसरी ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, वो आर्टिस्ट को ऐसे प्लेटफॉर्म्स दें, वो इतने पैसे इन्वेस्ट करें, इतनी आर्टिस्टिक फ्रीडम दें लोगों को कि उनको उस पर रिलाय ना करना पड़े. होना चाहिए लाजमी. वी नीड, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम प्लेटफॉर्म्स जो हैं, बाहर के प्लेटफॉर्म से रिलाय करने की बजाय अपने लोगों को, अपने आर्टिस्ट को खुद प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए. एब्सोल्युटली. आगे तमकिनत क्या प्लान है अब आफ्टर स्टैंड अप गर्ल? क्या हो रहा है अभी? मेन स्ट्रीम में तो ऐसा कुछ कोई ऐसा प्रोजेक्ट, मतलब लॉन्ग टर्म का कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई अभी उसकी शूट चल रही है. You're here in कराची, आपके 2-3 सेमिनार्स चल रहे हैं. हाँ, मतलब वो तो चलता ही रहता है ऑन एंड ऑफ. कभी किसी पैनल पे आपने बात कर ली, कभी कोई पॉडकास्ट कर ली, कभी जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, हम बात कर रहे हैं, तो वो तो हैं चीज़ें. और वो रोज आपको पता है कि रोज कभी कोई कांटेक्ट कर लेगा. वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई 6 महीने पहले से पता होता है कि अब ये होना है. लेकिन मेन स्ट्रीम में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई मेरे सामने ऐसी चीज है कि मैं कहूँ कि हाँ भाई ये. एक दो चीजें थी जो मजे की थी, जो बननी थी, लेकिन वो भी थोड़ी सी अभी डिले है. तो अभी तो ऑनेस्टली मैं ये नहीं कहूंगी कि पाइपलाइन में कुछ चीजें आप जल्दी मुझे देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जल्दी मुझे waiting for a good script. हाँ, नहीं, आप जल्दी शायद मुझे ना देखें, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं किसी चीज पे, मतलब मेन स्ट्रीम के लिए तो किसी चीज पे काम नहीं कर रही. यू नेवर नो, कल कोई ऑफर आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं है. So it was great talking to you. Same here. And high expectations थी मेरी बहुत, और मज़ा भी आया बहुत मज़ा आया गपशप का. I think we there is a lot to be done in the television sector for sure. मगर उम्मीद ऐसी है कि आपके आने से, आप जैसे लोगों के आने से इन द इंडस्ट्री कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई तब्दीली आएगी. People like you, people like Adil Afzal, who's written such a fantastic script, and coming full circle to now Stand Up Girl and Hina and all the characters, and it was so well written, so well done. It was really a pleasure. Would you like to say something to your viewers, to your fans, on a like parting note? Firstly, तो I had a lot of fun talking to you. Yes. और likewise. मतलब जो बातें आप कहना चाहते हो आप खुल के कह सकते हो. हाँ. और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर. और मेरा हमेशा एक ही मैसेज होता है, और वही आज भी है. आई फील लाइक इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इट्स नेवर टू लेट. आप एक स्टेप लें उस काम की तरफ, और इंशाल्लाह इफ़ इट्स मेंट फॉर यू, अगर वो आपके लिए अच्छा है, अगर आप वाकई उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो फर्दर वो स्टेप्स खुद ब खुद आपके आगे चलते जाते हैं. आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट. मैंने पढ़ाई के बाद, शादी के बाद, बच्चों के बाद सब स्टार्ट किया, एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे. आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं शुरू हो गया काम, और अच्छा चल रहा है. पीपल लाइक यू आर हियर, एंड audiences are appreciating my work, so I'm really grateful. तो इसलिए आप कोई भी, आपका कोई पैशन है तो आप ज़रूर एक पहला कदम उसकी तरफ ज़रूर उठाएं, अपनी खुशी की तरफ. योर हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोगों पे, किसी भी एक बंदे पे, किसी पे डिपेंड ना करें कि ये हमें खुश करेगा. अपनी खुशी के लिए खुद एफर्ट करें, और अगर कोई दूसरा बंदा अपनी खुशी के लिए कोई एफर्ट कर रहा है, चाहे आपकी थॉट प्रोसेस के साथ, आपकी वैल्यूज़ के साथ वो अलाइन नहीं करता, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कोई उससे नुकसान नहीं पहुंचा, तो लोगों को उनकी ज़िंदगी में खुश रहने दें. जो मुश्किल है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कोशिश करें. हाँ. अगर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए कोई स्टेप ले रहा है, आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, आप ना करें, लेकिन आप उनको तंग ना करें. तो आप खुद भी खुश रहने की कोशिश करें और लोगों को खुश रहने दें. दैट इज़ माई मैसेज. और अगर हम इतना सा कोशिश कर लें तो बहुत होगा. On that note, thank you very much. It was a pleasure talking to you. Same here.